नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने नाभिकीय विखंडन को बहुत अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम परमाणु भट्टी एवं नाभिकीय संलयन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, परमाणु भट्टी क्या होती है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि अभी क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, फिर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। इसको हमने बहुत ही अच्छे से पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, राइट। और यहाँ पर भी चूंकि परमाणु भट्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, इसीलिए मैं आपको बहुत ही संक्षेप में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो परमाणु भट्टी होती है वो नाभिकीय, राइट, किस पर, नाभिकीय विखंडन पर आधारित संयंत्र होता है। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, देखिए, जब बड़ा एवं भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के एवं छोटे नाभिकों में टूटता है, साथ ही उच्च ऊर्जा भी मुक्त होती है, तो उस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों से बमबारी की जाती है, तो यूरेनियम का बड़ा एवं भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों जैसे बेरियम के नाभिक एवं क्रिप्टॉन के नाभिक में टूट जाता है, साथ ही उच्च ऊर्जा भी मुक्त होती है, तो उसी अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको ही हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। अब जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया होती है, एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। क्योंकि जैसे ही हम यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो वो यूरेनियम 236 में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आगे क्रिप्टॉन एवं, राइट, बेरियम एवं क्रिप्टॉन में टूटता है, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं और इस तरीके से ये एक श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। जो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया होती है ये 2 प्रकार की होती है, राइट। एक कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, राइट, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरी कैसी हो जाएगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। दोनों से क्या तात्पर्य है, देखिए, ऐसी नाभिकीय विखंडन की वह श्रृंखला अभिक्रिया जिसको कृत्रिम तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, अर्थात जो अभिक्रिया आगे से न्यूट्रॉन के द्वारा संचालित होती जाती है और बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है, उस ऊर्जा को हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और दरअसल जो परमाणु बम है, नाभिकीय बम है, वो इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। और वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसको कृत्रिम तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात नाभिकीय विखंडन में जो 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अगर उनमें से 2 या कुछ न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर ले तो एक न्यूट्रॉन आगे जो है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को भी संचालित करेगा और वो नियंत्रण में भी रहेगी, तो उसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और दरअसल जो परमाणु भट्टी है वो इसी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर क्या होती है, आधारित होती है, जिसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होता है तथा नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में जो है परिवर्तित करता है। उस संयंत्र को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी जो है एक ही साथ, ताकि जो डेफिनेशन है उसमें पूरा का पूरा शब्दावली आ जाए। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, देखिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, क्लियर, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित एक ऐसा संयंत्र जिसकी सहायता से नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा को हम, राइट,
मुक्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उस संयंत्र को ही क्या कहा जाता है? नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी कहा जाता है। राइट, तो वह संयंत्र जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या फिर रचनात्मक कार्यों के लिए परिवर्तित कर दे, उसे ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी कहते हैं। परमाणु भट्टी का सिद्धांत क्या है? परमाणु जो भट्टी है या न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करके उससे हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, या इस ऊष्मा ऊर्जा को हम अन्य रचनात्मक कार्यों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नाभिकीय भट्टी है उसमें 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नाभिकीय भट्टी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होती है। दूसरा, यह नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए ऊर्जा में परिवर्तित करती है। राइट। तीसरी, यह नियंत्रित जो है श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की जो नाभिकीय ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। राइट, अर्थात यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर क्या होती है? आधारित होती है। राइट, और दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था उनका नाम क्या था? एनरिको फर्मी था। राइट, जो कि अमेरिका के थे। और अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो 1956 में मुंबई में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर परमाणु भट्टी से 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। 3 नंबर में तो परिभाषा पूछी जा सकती है, तो हम बिल्कुल 3 नंबर के लिए एक सटीक परिभाषा दे सकते हैं। 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें भी जो है सबसे शुरू में डेफिनेशन देंगे और फिर नाभिकीय जो रिएक्टर है उसके बारे में हम जो है यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर के कितने भाग होते हैं उनके नाम लिख देंगे और साथ में उनका थोड़ा सा भी विवरण लिख देंगे। लेकिन यदि प्रश्न 11 नंबर का पूछा जाता है तो हमें बहुत ही डिटेल में जो है इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 11 नंबर के प्रश्न के लिए शुरुआत में हम इंट्रोडक्शन नाभिकीय जो रिएक्टर, राइट, तो हम 11 नंबर में सबसे पहले यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन में ये डेफिनेशन लिखेंगे। राइट, उसके बाद में बॉडी में जितने भी नाभिकीय रिएक्टर के भाग होते हैं और उनका क्या काम होता है, क्या उपयोग होता है, वो लिखेंगे। उसके बाद में नाभिकीय रिएक्टर के क्या लाभ होते हैं वो लिखेंगे और इस तरीके से हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर के जो है डेफिनेशन हमने देख ली है, नाभिकीय रिएक्टर के जितने भी भाग हैं हम उनको समझते हैं। राइट, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि नाभिकीय विखंडन में जो अति उच्च ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है। राइट, और इसीलिए इसके जो कई भाग हैं वो बड़े अहम भूमिका निभाते हैं, तो इनको हम समझते हैं। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से कई क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं और उन ब्लॉक में अलग अलग जो है क्या होती हैं? छड़ें रखी जाती हैं। राइट, जैसे ये 3 ब्लॉक हो जाएंगे और इसमें यहाँ पर जैसे ये हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 ब्लॉक हो जाएंगे। राइट, और यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है 3 रखी जाती हैं, क्या? छड़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा? ईंधन हो जाएगा। तो इसका हमको एग्जाम में डायग्राम बनाना है। ये हो जाएगा यहाँ पर ईंधन, और ईंधन के रूप में हम यहाँ पर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर होती हैं नियंत्रक छड़ें। राइट, तो ये हो जाएंगी कौन सी? नियंत्रक छड़ें हो जाएंगी। यहाँ पर ये नियंत्रक छड़ें जिनका कार्य क्या होता है? ये जो नियंत्रक छड़ें होती हैं ये कैडमियम या बोरान की होती हैं जो कि अतिरिक्त न्यूट्रॉन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक होता है, राइट,
ये पूरे के पूरे ब्लॉक में क्या होते हैं, पाइप लगे हुए होते हैं, और इन पाइप की बदौलत ही जो है, इन पाइप में यहां से जो है किसका जो है शीतलक का उपयोग किया जाता है। दरअसल जब नाभिकीय विखंडन होता है तो बहुत अधिक जो है ऊर्जा निकलती है, और यहीं पर जो है हम यहां पर क्या हो जाएगा, ये राइट, और यहां पर जो 4 है ये सुरक्षा क्षणें भी होती हैं, यहां पर हो जाएंगी सुरक्षा क्षणें हो जाएंगी, राइट। यहां पर ये क्या हो जाएगा, परिवर्तक हो जाएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसका जो है इस तरीके से डायग्राम आ जाएगा। चलिए, तो जो नाभिकीय भट्टी होती है उसके पार्ट्स में चलिए, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ईंधन की छड़ें हो जाएंगी, तो ये जो है 3 ईंधन की छड़ें हो जाएंगी, यूरेनियम की छड़ें हो जाएंगी, राइट। उसके बाद में मंदक में यहां पर ये जो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट का क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, राइट। तो ग्रेफाइट का क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब दुनिया में परमाणु भट्टी के अलग अलग मॉडल हैं, इसलिए गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग डायग्राम मिलेंगे, राइट। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर मंदक के रूप में जो है यहाँ पर भारी जल का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो भारी जल भी जो है मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई डायग्राम है तो उसमें भारी जल के लिए इस जगह पर आपको खाली जगह भी मिलेगी जहां पर हम भारी जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ईंधन के लिए छड़ें हो जाएंगी, मंदक हो जाएगा, ये नियंत्रक छड़ें हो जाएंगी जो कि कैडमियम या बोरान की होती हैं, राइट। फिर कूलेंट हो जाएगा, शीतलक हो जाएगा। तो शीतलक में इस तरीके से जो जल होता है, राइट, ठंडा जल है, इसका जो है शीतलन के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इससे फिर जो भी ऊर्जा निकलती है, राइट, इससे जो भी ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का जो है ऊर्जा परिवर्तक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्जा परिवर्तक हो जाएगा। अर्थात तो जो नाभिकीय ऊर्जा है, राइट, उस ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या किया जाता है, यहाँ पर भाप में परिवर्तित किया जाता है, और इसी से यहाँ पर जुड़ा रहता है क्या, टरबाइन। तो जल को भाप बनाया जाता है और टरबाइन से फिर क्या बनाई जाती है, विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। और सबसे आखिरी में जो रेडिएशन है वो किसी भी व्यक्ति को, कर्मचारी को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए क्या बनाया जाता है, कंक्रीट की बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं जिसको क्या बोला जाता है, परिरक्षक बोला जाता है। और अचानक से कभी भी अगर नाभिकीय रिएक्टर में कोई भी दिक्कत आ जाए तो वहां पर कुछ जो है सुरक्षा क्षणों का भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सुरक्षा क्षणें भी हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान रहे, अगर आप कोई भी एक सा डायग्राम बनाना चाहें, ये डायग्राम बनाना चाहें तो ये आप मेन एग्जाम में बना सकते हैं, और किसी बुक में मिले आपको तो आप उसका डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो डायग्राम स्पष्ट रहे। ये जो है इसमें ग्रेफाइट के ब्लॉक का ये जो है डायग्राम है, क्योंकि इसमें हमने भारी जल के रूप में क्या लिया है, मंदक के रूप में ग्रेफाइट का ब्लॉक लिया है, राइट। और यहाँ पर ये पाइप होते हैं, इन पाइप के माध्यम से ही जो कूलेंट है वो अंदर जाता है और जो ऊर्जा है उसको हम बाहर निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब जो नाभिकीय रिएक्टर के भाग हैं हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ईंधन हो जाएगा, राइट। तो हमें पता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर कार्य करता है, और ईंधन नाभिकीय रिएक्टर में वह पदार्थ होता है जिसका नाभिकीय विखंडन होता है। अर्थात किसी भी परमाणु भट्टी में परमाणु क्रमांक 82 से अधिक वाला वह पदार्थ जिसमें नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है,
राइट। इसमें से नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 हो जाएगा और प्लूटोनियम 239 हो जाएगा। इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट। प्रकृति में कई रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं लेकिन सभी का ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हमारी प्रकृति में देखें तो हमारी प्रकृति में यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 का जो अनुपात है वो 145 अनुपात 1 होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे प्रकृति में यूरेनियम की जो मात्रा है 238 की वो बहुत अधिक होती है और यहाँ पर यूरेनियम 235 अगर हम देखें तो 99.3 जो है यूरेनियम 238 होता है और 0.07 जो है केवल और केवल क्या होता है, यूरेनियम 235 होता है। राइट। लेकिन यूरेनियम 238 का जो विखंडन होता है वो तीव्रगामी न्यूट्रॉनों से होता है और तीव्रगामी न्यूट्रॉनों से कई बार जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी हो सकती है। इसीलिए जो है अधिकांश परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 235 का ही ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम 235 की खास बात यह है कि ये मंदगामी न्यूट्रॉन से इसका क्या होता है, विखंडन संभव है। तो चूंकि यूरेनियम 235 का मंदगामी न्यूट्रॉन से विखंडन संभव है जिसको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, इसीलिए दुनिया के अधिकांश न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कई रेडियो एक्टिव तत्व हैं। राइट। और नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला विक्रिया है। इस वजह से सभी रेडियो एक्टिव को जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उनमें से जिनको नियंत्रित करना आसान होता है उनका नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट। साथ ही साथ जो ईंधन कक्ष होता है यह नाभिकीय रिएक्टर का प्रमुख भाग होता है और इसे ही एक्टिव कोर या सक्रिय भाग भी कहते हैं। और दुनिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें जो ईंधन होता है वो भी अलग हो सकता है और उस ईंधन का विखंडन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। और इसी ईंधन के विखंडन के आधार पर भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है ऊष्मीय रिएक्टर। राइट। तो ऊष्मीय रिएक्टर में जो है तापीय न्यूट्रॉनों के द्वारा नाभिकीय विखंडन की क्रिया संपन्न होती है। एक होता है माध्यमिक रिएक्टर जिसमें अल्प तापीय न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडन होता है। एक होता है तीव्रगामी रिएक्टर जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों द्वारा क्या होता है, विखंडन होता है। राइट। तो यहाँ पर ईंधन में 4 चीजें लिखनी है अगर ये मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। तो ईंधन नाभिकीय रिएक्टर का या ईंधन वह है पदार्थ होता है जिसमें नाभिकीय विखंडन, राइट, जिसमें नाभिकीय विखंडन हो सकता है और जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में हम नाभिकीय रिएक्टर में कर सकते हैं। फिर अधिकांश न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिक का प्रमुख भाग एवं सक्रिय भाग होता है और अलग अलग जो है ईंधन है उसका अलग अलग तरीके से विखंडन किया जाता है। राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ईंधन के रूप में। चलिए अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मॉडरेटर या मंदक। तो देखिए मंदक भी न्यूक्लियर रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। राइट। यदि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में न्यूट्रॉन की गति अगर बहुत तेज होगी तो उसका अवशोषण हम आसानी से नहीं कर पाएंगे और अगर न्यूट्रॉन का अवशोषण ना हुआ तो वो अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया हो जाएगी, अर्थात परमाणु भट्टी परमाणु बम बन जाएगी। राइट। तो इसके लिए नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में न्यूट्रॉन की गति का धीमा होना बहुत ही अनिवार्य है ताकि न्यूट्रॉन का अवशोषण किया जा सके। तो यहाँ पर जो मंदक है, मंदक विखंडन की क्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने वाला या मंद करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला क्या होता है, पदार्थ होता है। तो 3 नंबर में हम ये परिभाषा बहुत अच्छे से लिख सकते हैं।
कि राइट वह पदार्थ जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को धीमा या मंद कर देता है उसे ही मंदक कहा जाता है। और मंदक के लिए ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जो ना तो न्यूट्रॉन का अवशोषण करे, राइट, बल्कि उसके वेग को क्या कर दे, घटा दे, क्योंकि न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए अलग से नियंत्रक क्षणों का इस्तेमाल करते, और अगर न्यूट्रॉन का अवशोषण हो जाएगा तब भी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया रुक जाएगी। तो नाभिकीय विखंडन में मंदक ऐसे पदार्थ को लिया जाता है जो कि न्यूट्रॉन के वेग को घटा दे, और न्यूट्रॉन का वेग घट जाएगा तो उसका अवशोषण भी आसानी से हो जाएगा। इसके लिए जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन होता है उसको मंदक पदार्थ से गुजारा जाता है, और मंदक पदार्थ से गुजारने पर जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन है वो मंदगामी न्यूट्रॉनों में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रमुख मंदक हो जाएंगे भारी जल, ग्रेफाइट, और क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। इसमें से भारत में जो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, भारत में सबसे अधिक जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, भारी जल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। तो जो अधिकांश न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसमें ग्रेफाइट के ब्लॉक का, जिसका डायग्राम मैंने बताया था, उसका मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या भारी जल का। तो भारत में जो अधिकांश न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो भारी जल पर आधारित या भारी जल पर आधारित क्या न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो भारी जल मंदक के रूप में, ग्रेफाइट ब्लॉक और बेरिलियम, इनका जो है मंदक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हो जाएगा नियंत्रक, या क्या हो जाएगा, कंट्रोलर हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी नाविक हल्के नाविकों में टूटता है, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और अगर वो 3 न्यूट्रॉनों में से अगर हम 1 या 2 को अगर अवशोषित कर लें तो वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी, और जिसके माध्यम से उनका अवशोषण किया जाता है वही क्या होता है, नियंत्रक होता है। अर्थात नियंत्रक वे क्षणें होती हैं जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में उत्सर्जित अतिरिक्त न्यूट्रॉनों में से कुछ न्यूट्रॉनों का या अतिरिक्त न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेती है, उन्हें ही नियंत्रक क्षणें कहते हैं, राइट। और नियंत्रक क्षणों के रूप में कैडमियम क्षण एवं बोरान की क्षणों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और चूंकि कैडमियम की क्षण है और बोरान की क्षण है, ये नियंत्रक क्षणें होती हैं, और यही जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन है उनको अवशोषित करते हैं। और इसी पर तो जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है वो क्या होती है, निर्भर करती है, राइट। अगर अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अगर हमने अवशोषित नहीं किया तो फिर उसको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कैडमियम की क्षण है, राइट, वो कैडमियम की जो क्षण है वो विखंडन की क्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों में से कुछ को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, राइट। साथ ही साथ इनको नियंत्रक क्षण क्यों कहते हैं वो समझना। जो नियंत्रक क्षणें हैं उनको रिएक्टर की दीवार में बने खांचों में रखा जाता है, और जब ये पूरी तरीके से उन खांचों में होती हैं तो उस समय पे ये तीनों के तीनों न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं। अर्थात जब न्यूक्लियर रिएक्टर बंद होता है तो ये क्षणें बिल्कुल न उन खांचों के अंदर होती हैं, और जैसे ही इन क्षणों को बाहर खींचा जाता है तो रिएक्टर क्या होता है, जो है प्रारंभ हो जाता है। तो दरअसल नाभिकीय रिएक्टर में इन क्षणों को अंदर बाहर खींचकर ही क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए इनको नियंत्रक क्षणें कहते हैं, जो कि कैडमियम या बोरान की होती हैं। फिर क्या हो जाएगा, शीतलक हो जाएगा, कूलेंट हो जाएगा। तो देखिए जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है, और ऊर्जा में भी कैसी होती है, ऊष्मा। तो विखंडन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा को शीतलक के द्वारा ही दूर किया जाता है। इसके लिए जो परमाणु भट्टी होती है उसमें ठंडा जल CO2 या वायु का क्या करते हैं, प्रवेश कराया जाता है। तो पाइप के माध्यम से जो ठंडा जल है वो नाभिक के अंदर प्रवेश कराया जाता है, ताकि जो ऊष्मा है उसके प्रभाव को दूर किया जा सके। साथ ही साथ जो ऊष्मा है
उससे जल वाष्प बनाकर ही टरबाइन घुमाया जाता है और उस टरबाइन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कराई जा सकती है। क्लियर। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें जो शीतलक है ये या तो द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है, और शीतलक होने के लिए ये गुण भी होने चाहिए। शीतलक ऐसे पदार्थ को चुना जाता है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है, ताकि वह बिना अधिक ताप वृद्धि के अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सके। साथ ही साथ जो शीतलक है वो न्यूट्रॉनों का जो है अवशोषण ना करे, क्योंकि अवशोषण हो जाएगा तो अभिक्रिया रुक जाएगी। फिर ये जो शीतलक पदार्थ है ये भी न्यूट्रॉनों का मंदन ना करे, राइट। कुल मिलाकर ऐसा पदार्थ जो न्यूट्रॉनों का अवशोषण ना करे, उनका मंदन ना करे और साथ ही साथ अन्य तत्वों के लिए संचारक ना हो, उसको शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अगला हो जाएगा परिरक्षक या शील्ड। देखिए परिरक्षक या शील्ड नाभिकीय रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी बनी दीवारों का क्या होता है, ढांचा होता है, राइट। तो परिरक्षक कंक्रीट की मोटी दीवारों की जो है मोटी दीवारों को भट्टी का परिरक्षक कहते हैं। तो कंक्रीट की मोटी दीवारें ही क्या होती हैं, शील्ड होती हैं, परिरक्षक होती हैं, जो कि भट्टी को एक तरीके से चारों ओर से घेरे रखती हैं। दरअसल क्या है, जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उससे विकिरण निकलता है और उस विकिरण से जो कर्मचारी हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। तो घातक विकिरणों से कर्मचारी और एवं आसपास का वातावरण प्रदूषित ना हो, इसीलिए नाभिक जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसके चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारों का ढांचा बनाया जाता है, जिसे ही नाभिक का शील्ड कहा जाता है। फिर क्या हो जाएगा, सुरक्षा छड़ हो जाएंगी, राइट। तो नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम एवं बोरान की छड़ें होती हैं, परंतु इसके अलावा भी सुरक्षा के उद्देश्य से जो है सुरक्षा छड़ें भी जो है नाभिकीय भट्टी में लगी जाती हैं, ताकि कभी आकस्मिक स्थिति में या आपातकाल के दौरान स्वतः रिएक्टर में प्रवेश करके जो है अभिक्रिया को नियंत्रित कर देती है। जब कभी भी नाभिकीय रिएक्टर में जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया जब कभी वो अगर आकस्मिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो आपातकाल के समय ये स्वतः रिएक्टर में प्रवेश करके इससे जो है अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। अब हम यहाँ पर जो है परमाणु भट्टी की रचना को समझते हैं। तो दरअसल जो ग्रेफाइट ब्लॉक की जो संरचना थी वही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रेफाइट का एक क्या होता है, ब्लॉक होता है। इसी ग्रेफाइट के ब्लॉक में क्या होती हैं, छड़ें होती हैं, राइट। जैसे ये यहाँ पर जो छड़ें हो जाएंगी, राइट, ये जो 3 छड़ें हो जाएंगी ये किसकी हो जाएंगी, ईंधन की छड़ें हो जाएंगी, राइट। साथ ही साथ इस तरीके से यहाँ पर जो है क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सुरक्षा छड़ें, राइट। तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी की अभिक्रिया में एक जो है ग्रेफाइट का आयताकार जो है ब्लॉक होता है, इसमें ईंधन की छड़ें होती हैं, साथ ही साथ जो है सुरक्षा छड़ें भी होती हैं। फिर इसमें जो है एक पाइपलाइन के माध्यम से जो है किसको, शीतलक का प्रवेश कराया जाता है, राइट। और इसी में क्या होती हैं, यहाँ पर इस तरीके से जो है सुरक्षा छड़ें भी क्या होती हैं, लगी हुई होती हैं, राइट। तो सुरक्षा छड़ें लगी हुई होती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ईंधन की छड़ें हो जाएंगी। तो जो है तो नाभिकीय रिएक्टर की संरचना में ग्रेफाइट का एक ब्लॉक होता है जिसमें नियंत्रक छड़ें होती हैं कैडमियम एवं बोरॉन की, राइट। और उनके बीच में जो गैप होता है उसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जो है छड़ों को रखा जाता है। साथ ही साथ इनका ऑक्सीकरण ना हो इसलिए इनको एल्यूमिनियम के खांचे में भर देते हैं। फिर जो कैडमियम की छड़ें हैं उनको समुचित स्थान पर भर देते हैं। पाइपलाइन बिछी रहती है जिसमें ठंडा जल क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। इसी ब्लॉक के कुछ अन्य स्थानों पर सुरक्षा छड़ें भी होती हैं जो कि आपातकाल में क्या होती हैं, काम आती हैं। अब मुख्य चीज़ें ये है कि यहाँ पर समझना कि जब रिएक्टर बंद होता है तो ये जो
यहाँ पर नियंत्रक क्षणें हैं, राइट। यहाँ पर मैंने सुरक्षा क्षणें लिख दिया है, इसको इरेज करके नियंत्रक क्षणें लिखना पड़ेगा। देखिए जब रिएक्टर बंद होता है तो ये जो नियंत्रक क्षणें हैं अर्थात कैडमियम की क्षण नाभिकीय रिएक्टर में पूरी तरीके से क्या होती हैं, अंदर होती हैं, राइट, अंदर होती हैं। तो उससे ये तीनों के तीनों न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं, अर्थात नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम इनको बाहर खींच लेते हैं तो क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है। और इन्हीं क्षणों को हम अंदर बाहर खींचकर ही जो है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को संचालित करते हैं। इसीलिए तो ये जो कैडमियम की या बोरान की क्षण है उनको नियंत्रक क्षणें कहा जाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर परमाणु भट्टी के उपयोग, राइट। ये भी अलग से 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रहे कि केवल और केवल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, और काम भी होता, वो समझते हैं। तो सबसे पहला परमाणु भट्टी का उपयोग कहाँ पर होता है, तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग, जो नाभिकीय विखंडन में जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, राइट, उसको विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित जो है नाभिकीय भट्टी के द्वारा किया जाता है, अर्थात विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु भट्टी का प्रयोग होता है। ये तो एक काम हो गया। इसके अलावा भी कई आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जिनको मैंने पिछली कक्षा में बताया था, तो कई परमाणु भट्टियों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी आइसोटोप या रेडियोधर्मी समस्थानिकों के निर्माण में या उत्पन्न करने में परमाणु भट्टियों का उपयोग किया जाता है। और जो रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं उनका चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जैसे कोबाल्ट है, आयोडीन है, गंधक है, फास्फोरस है, इनके जो रेडियो आइसोटोप होते हैं ये विभिन्न रोगों के उपचार में भी काम आते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं, जिनका निर्माण या उत्पादन परमाणु भट्टी में ही किया जाता है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या हो जाएगा कि यह नाभिकीय अनुसंधान के लिए उच्च तीव्रता के न्यूट्रॉन पुंज उत्पन्न करने के लिए भी काम आते हैं। तो नाभिकीय अनुसंधान के लिए भी जो परमाणु भट्टी है उनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर परमाणु बम क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन की जो नियंत्रित अभिक्रिया है उस पर आधारित होता है परमाणु भट्टी। परमाणु बम क्या होता है, परमाणु बम वह युक्ति है जो कि नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है, जो कि विस्फोटक के तौर पर कुछ ही समय में अधिक ऊर्जा का उत्पादन करती है, जिससे भयंकर क्षति होती है। उसको ही क्या कहा जाता है, परमाणु बम कहा जाता है, एटम बम कहा जाता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसे ही नाभिकीय बम कहा जाता है, राइट। तो नाभिकीय बम भी नाम इसी का ही सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर 3 नंबर में परिभाषा आ जाए तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, राइट, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर निर्मित विस्फोटक को ही परमाणु बम, न्यूक्लियर, राइट, परमाणु बम, नाभिकीय बम या एटम बम कहा जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए भी भारी नाभिक वाले परमाणु और उसमें से विशेषकर यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। जो परमाणु बम होता है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। और चूंकि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, इसीलिए जैसे ही यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी होती है वो हल्के नाभिकों में टूटता और 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते, जो आगे 9 को 981 को इस तरीके से बहुत ही कम समय में पूरी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो कि भयंकर विनाश का कारण बनती है, राइट। उसे ही हम परमाणु बम कहते हैं, राइट। परमाणु बम का आविष्कार जो था वो रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में किया था। तो ये हो गई विशेष जानकारी। लेकिन अगर प्रश्न नंबर जो है
5 नंबर में पूछा जाए कि परमाणु बम क्या होता है, राइट। परमाणु बम में विस्फोट के समय क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं, या परमाणु बम से कैसे नुकसान होता है, कैसे क्षति होती है, समझाइए। तो इसके लिए हमें परमाणु बम की परिभाषा और कुछ 1-2 फैक्ट देकर जो है परमाणु बम के समय की स्थितियों को भी देखना होगा, राइट। तो परमाणु बम वो एक है जो कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत और नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित युक्ति होती है। और जब क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है तो उस समय बहुत तेजी से चमक उत्पन्न होती है और हजारों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब एवं प्रचंड हवा का क्या होता है, झोंका उत्पन्न होता है। साथ ही साथ बहुत अधिक तापमान 10⁻7 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक जो है तापमान क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसी वजह से जहां पर परमाणु विस्फोट होता है आसपास की सभी चीजें जलकर क्या हो जाती हैं, राख हो जाती हैं, धातुएं पिघल जाती हैं और आसपास की जो चीजें हैं वो इतने टेम्परेचर में जलकर क्या होती हैं, खाक हो जाती हैं। साथ ही साथ भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव विकिरण भी जो है पूरे वातावरण में फैल जाता है। और रेडियो एक्टिव जो विकिरण है जिसके बारे में मैंने बताया था, अल्फा बीटा गामा किरणें, जो कि जीवित कोशिकाओं को भी परिवर्तित कर सकती हैं। इसी वजह से उस क्षेत्र में जेनेटिक परिवर्तन भी आता है। यही कारण है कि काफ़ी लंबे सालों तक लंगड़े लूले या जेनेटिक विकृति वाले जो है संतानों की उत्पत्ति होती है और कई प्रकार के जो चर्म रोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते जाते हैं जहां पर परमाणु विस्फोट होता है। और जो परमाणु विस्फोट जिस क्षेत्र में होता है, राइट, अगर हम देखें तो जब परमाणु विस्फोट होता है तो उस समय से तीव्र चमक है, वायुमंडलीय दाब है, इतना टेम्परेचर, आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो जलकर क्या हो जाता है, खाक हो जाता है। साथ ही साथ जो विकिरण है, विकिरण से इसके दीर्घकालीन प्रभाव भी होते हैं, अर्थात इसके विकिरण से जो जेनेटिकली चेंज होते हैं उसकी वजह से जो जीन में परिवर्तन होता है तो इसके प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, हस्तांतरित भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो द्वितीयक विश्व युद्ध था उसमें अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया था। तो ये 2 शहर तो पूरी तरीके से क्या हो गए थे, तबाह हो गए थे। साथ ही साथ उस क्षेत्र में आज भी रेडिएशन है जिसकी वजह से वहाँ पर आज भी वंशानुगत जो है विकलांग बच्चों का जन्म ले रहे हैं। तो इसका भयंकर जो है अनुवांशिक प्रभाव है, ये आज तक देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो जेनेटिक विकृति वाले बच्चे हैं वो आज भी पैदा ले रहे हैं, राइट। तो ये इसका क्या होता है, प्रभाव होता है। तो हमने यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर को भी पढ़ लिया है और परमाणु बम को भी पढ़ लिया है। अब हम समझते हैं परमाणु कचरा या क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा, राइट, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के समय विभिन्न चरणों के दौरान उत्पादित अवशिष्ट जिसमें रेडियोधर्मिता का गुण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कचरा कहते हैं। तो परमाणु ऊर्जा या परमाणु बम के इस्तेमाल के समय वह पदार्थ या वह कचरा जिसमें रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी का गुण होता है उस अपशिष्ट को ही सामूहिक रूप से परमाणु कचरा या न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। या सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि वह कचरा या वह वेस्ट जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ मौजूद होते हैं या रेडियोधर्मिता का गुण होता है उसे ही परमाणु कचरा कहा जाता है। दरअसल विभिन्न परमाणु भट्टियों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन कराया जाता है और इस अभिक्रिया में जो भी सूट हैं या पाइप हैं या जो भी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है उनसे ही जो है न्यूक्लियर वेस्ट जो है उत्पन्न होता है। और जो रेडियोधर्मी कचरा होता है
उससे जीवन और पर्यावरण के लिए वो क्या होता है, बहुत अधिक खतरनाक होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपने न्यूक्लियर कचरे को खुले में डिस्पोज कर दिया तो रेडियो एक्टिविटी उस आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगी, जिसका भयंकर क्या होगा, दुष्परिणाम होगा। जो परमाणु कचरा है उसको हम निम्न स्तर का और उच्च स्तर के रूप में जो है वो बांट सकते हैं। निम्न स्तर का परमाणु कचरा क्या होता है, देखिए परमाणु उद्योग, राइट। परमाणु उद्योग या खासकर जो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जहां पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो दूषित वस्तुओं के रूप में, या वे वस्तुएं जिनका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, उन दूषित वस्तुओं के या उन दूषित वस्तुओं को ही निम्न स्तर का क्या कहा जाता है, परमाणु कचरा कहा जाता है। अर्थात न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले कपड़े, राइट, जल शुद्ध रेजिन, राइट, और वे सामग्रियां जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रारंभ होने पर क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, चाहे वो ठंडा पानी के पाइप हों या विकिरण सूट हों या कोई अन्य उत्पाद हों, एक्सरे से प्राप्त अपशिष्ट हों, उनको ही क्या कहते हैं, निम्न स्तर का परमाणु कचरा कहते हैं। दरअसल ये विकिरण से प्रभावित होते हैं, लेकिन इनमें रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, उनकी संख्या में कमी होती है, इसलिए इसका निपटान जो है आसान होता है। फिर हो जाएगा उच्च परमाणु कचरा। तो उच्च परमाणु कचरा क्या होता है, परमाणु रिएक्टर या परमाणु हथियार के कोर से परमाणु भट्टी का जो ईंधन कक्ष है और परमाणु हथियार का जो कोर होता है जिसमें ईंधन रखा जाता है, तो परमाणु रिएक्टर या परमाणु हथियार के कोर से प्राप्त सामग्री को ही उच्च स्तर का क्या कहते हैं, परमाणु कचरा कहते हैं, राइट। और इस कचरे में यूरेनियम है, प्लूटोनियम है जैसे अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व जो हैं मौजूद होते हैं, जो कि विखंडन के दौरान प्राप्त होते हैं। और इन उच्च स्तर अपशिष्ट पदार्थों में अधिक संख्या में रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक है या आइसोटोप है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। और चूंकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, इनका अर्ध आयु काल बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए ये लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं और रेडियो एक्टिविटी का उत्सर्जन करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए इनको खुले में डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन्हें विशेष स्टील के कंटेनरों में रखकर, राइट, समुद्र में बहुत गहराई पर जो है इनको क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है, ताकि उसका जो रेडियो एक्टिविटी है वो पर्यावरण में ना आए। अब यहाँ पर यह प्रश्न भी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रेडियोधर्मिता का मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलने वाले विकिरण या रेडियोधर्मिता का जो प्रभाव है वो काफ़ी लंबे समय तक होता है। चूँकि हमने देखा था कि जो रेडियोधर्मिता है, रेडियोधर्मिता में जो अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, उनकी वेदन क्षमता अलग अलग होती है। इसीलिए जो रेडियो एक्टिव तत्वों का विकिरण होता है वो मनुष्य जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अल्फा जो विकिरण होता है वो त्वचा के द्वारा रोक लिया जाता है, परंतु इससे भी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जो बीटा विकिरण है उसकी वेदन क्षमता अल्फा विकिरण से अधिक होती है, और ये हमारे शरीर के अंदरूनी जो अंग हैं जो कि मुलायम है, राइट, जैसे हृदय हो जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन हो जाएंगे, और भी जो जितने भी सॉफ्ट हमारे ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, लंग्स पर बुरा प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ इससे अधिक जो वेदन क्षमता होती है वो गामा किरणों की होती है, राइट, जो कि किसी भी जीवित सेल को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा विकिरण या फिर रेडियोधर्मिता का जो प्रभाव है बहुत ही भयंकर होता है, जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला तो क्या हो जाएगा कि परमाणु जो जितने भी
रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है या परमाणु बम है, उनसे जो विकिरण होता है या परमाणु विस्फोटों या परमाणु जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उससे जल, वायु एवं भूमि तीनों प्रकार का क्या होता है, प्रदूषित हो जाते हैं। साथ ही साथ जो रेडियो एक्टिव विकिरण होता है वो मनुष्य के जीन एवं गुणसूत्रों पर प्रभाव डालता है, जिससे आनुवांशिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ जो है कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। साथ ही साथ त्वचा है, खून की गुणवत्ता है, हड्डियों में जो मौजूद मज्जा है, सिर के बालों का झड़ना, रक्त की कमी जैसी क्या होती है, कई बीमारियां फैल जाती हैं, राइट। और अगर कोई भी प्रेग्नेंट वूमन है और वो रेडिएशन में क्या होती है, रेडिएशन का शिकार हो जाती है, तो उससे शिशु की मौत तक भी हो सकती है। साथ ही साथ जो जितनी भी जीवित पेड़ पौधे जंतु हैं उनकी खाद्य सामग्री भी क्या होती है, दूषित हो जाती है, राइट। और कई बार क्या होता है कि जब खनन होता है तो खनन में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो कई बार उनका विकिरण पूरे वातावरण में फैल जाता है, जो कि आगे चलकर जो है जीवित कोशिकाओं में अर्थात फसलों में और उसके माध्यम से हमारी खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर जाता है। और इस वजह से अगर हम देखें तो पूरा पर्यावरण जो है दूषित हो जाता है। तो इस तरीके से ये बड़े पैमाने पर जो है जीवित मनुष्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब समझते हैं नाभिकीय विखंडन को, और ये भी जो है 5 नंबर में या 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, राइट, इसको उपयोग समझाइए। तो इसको हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं। तो नाभिकीय संलयन या क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। तो नाभिकीय संलयन क्या हो जाएगा, देखिए वह अभिक्रिया या राइट वह अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर किसी एक बड़े या भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो ये 3 नंबर के लिए अच्छी सटीक परिभाषा हो जाएगी कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े एवं भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, या इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, राइट। चूंकि जब 2 या 2 से अधिक छोटे या हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति भी होती है। क्यों? क्योंकि जो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक होते हैं उनका द्रव्यमान से या उनके जोड़ने से जो बड़ा परमाणु, राइट, बड़ा नाभिक का जो निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है, अर्थात द्रव्यमान में क्षति होती है। और यही द्रव्यमान में क्षति जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी गणना हम आइंस्टीन के सूत्र E = mc² से कर सकते हैं, राइट। तो वह अभिक्रिया, राइट, जब 2 या 2 से अधिक हल्के या छोटे नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का जो है निर्माण करते हैं वही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप हो जाएगा तो 1H2 मतलब क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा। 1H3 मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा, राइट। तो जब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में संलयन करते हैं तो उससे हीलियम का नाभिक प्राप्त होता है, साथ ही एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। साथ ही साथ जब ड्यूटेरियम के 2, ध्यान रखें, जब ड्यूटेरियम के यहाँ पर 1H2 और 1H2, इसलिए इसमें भी कोई भी परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो एक जो है डेफिनेशन आप लिख सकते हैं और 11 नंबर के लिए 2 याद रखें। तो 1H2 और 1H3 है, तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जब संलयन करते हैं तो उससे हीलियम का जो है नाभिक प्राप्त होगा और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित होगा। और जब ड्यूटेरियम के 2 नाभिक आपस में संलयन करते हैं तो हीलियम का नाभिक प्राप्त होता है और 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, दरअसल क्या है कि परमाणुओं का जो नाभिक होता है, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि
जो परमाणु का नाभिक होता है वो घनीभूत केंद्रित भाग होता है जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो कहाँ पर होते हैं, नाभिक में होते हैं। तो परमाणुओं का जो नाभिक होता है वो एक तरीके से पॉजिटिवली क्या होता है, चार्ज होता है। इसीलिए धनावेश जो है वो हमेशा, अगर दो आवेश है अगर वो समान है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। विपरीत आवेश होंगे तो वो आकर्षित करेंगे और समान आवेश होंगे तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो चूंकि नाभिकों का जो परमाणु है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए प्रोटॉन हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपील करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। इसीलिए उनको संयोजित करने के लिए या उनके फ्यूजन करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की एवं दाब की जो है आवश्यकता होती है। यही कारण है कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया उच्च दाब एवं उच्च ताप पर क्या होती है, संपन्न हो सकती है। राइट। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है वो इस मामले में जो है ये बहुत बड़ा अंतर है कि नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया वो सामान्य ताप एवं दाब पर हो सकती है, लेकिन नाभिकीय विखंडन के लिए उच्च ताप एवं नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ताप एवं उच्च दाब की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और कितना ताप होना चाहिए, तो नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ताप 10⁻7 से लेकर 10⁸ सेंटीग्रेड होना चाहिए। इतना जब तापमान होगा 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाकर जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होगी। और इतना अधिक जो दाब है, मैंने बताया था जब नाभिकीय विखंडन होता है तब भी जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जब नाभिकीय विखंडन होता है तब भी ताप कितना होता है, 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। और नाभिकीय संलयन के लिए भी कितना ताप चाहिए, 10⁻7 से लेकर 10⁸ डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि अगर हमें नाभिकीय संलयन कराना है तो पहले क्या कराना होगा, नाभिकीय विखंडन कराना होगा। राइट। तो जो हाइड्रोजन बम है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दरअसल उसकी प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है। राइट। तो नाभिकीय जो संलयन है वो उच्च ताप एवं उच्च दाब पर ही संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, नाभिक जो है पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए उनको संलयन कराने के लिए अधिक ताप की और अधिक दाब की क्या होती है, आवश्यकता होती है। राइट। और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया 10⁻7 से लेकर 10⁸ सेंटीग्रेड पर ही संपन्न हो सकती है। अब अगर हम देखें तो इसका उपयोग, तो दरअसल सूर्य एवं तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया ही है। राइट। और सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का तारा है जो कि असीम ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन में ही है। सूर्य तथा अन्य तारों में जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन के जो छोटे एवं हल्के नाभिक हैं वो अति उच्च ताप एवं दाब पर हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं। अर्थात सभी तारों में हीलियम, सभी तारों में जो है नाभिकीय संलयन से ही जो है ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। राइट। और अगर आप बात करते हैं हमारे पृथ्वी पर, तो सर्वप्रथम मार्क ओलिफेंट थे। राइट। जिन्होंने तारों में होने वाली इस प्रक्रिया को पृथ्वी पर दोहराने में सफलता प्राप्त हुई थी, परंतु इसको भी आज तक कोई नियंत्रित नहीं कर पाया है। क्योंकि एक तो इसको नियंत्रित नहीं कर पाया और दूसरी चीज ये अति उच्च ताप एवं दाब पर होती है। इसी वजह से राइट, इसी वजह से इसका ये नाभिकीय संलयन का आज तक रचनात्मक ऊर्जा के निर्माण में उपयोग संभव नहीं हो पाया है। राइट। अब हम उदाहरण को समझते हैं। राइट। तो 5 नंबर में पूछे तो यहाँ पर ये कुछ फैक्ट लिखते हुए हमको उदाहरण देना है। राइट। तो जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में संलयन करके किसी बड़े एवं भारिक नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और इसके लिए उच्च दाब एवं उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो उच्च दाब एवं उच्च ताप पर ड्यूटेरियम के जो एटम्स है, राइट, 1H2 और क्या हो जाएंगे, अगर या तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो सकता है या
दो नाभिक ड्यूटेरियम के हो सकते हैं। तो ड्यूटेरियम के दो नाभिकों को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म किया जाता है, तो उससे वो हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं और इससे ऊर्जा निकलती है। ये इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, राइट। इसके साथ ही नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय विखंडन से बहुत अधिक होती है, राइट। अब अगर हम यहाँ पर नाभिकीय संलयन के उपयोग की बात करें तो दरअसल पृथ्वी पर अभी तक यह प्रक्रिया को जो है किसके द्वारा दोहराया गया था, मार्क ओलिफेंट के द्वारा गया था, लेकिन अभी तक इसको किसी अन्य वैज्ञानिक के द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया है, इसीलिए इसका रचनात्मक कार्यों में इसका उपयोग नहीं हो पाया है। अगर नाभिकीय संलयन की बात करते हैं तो सूर्य एवं जितने भी तारे हैं उन सब में ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन भी है। बाकी हमारी पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन से अभी तक जो है हम ऊर्जा का उत्पादन करने में असफल रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम क्या होता है, देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है वो थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया के जो है थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया पर आधारित वह विस्फोटक या थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया पर आधारित विस्फोटक को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बम कहते हैं। तो थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया क्या होती है वो समझता। अभी मैंने बताया था कि अत्यधिक उच्च ताप पर और उच्च दाब पर, तो अत्यधिक उच्च ताप पर होने वाली जो जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनको थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया कहा जाता है। और वह विस्फोटक जो कि थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया पर आधारित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बम कहते हैं। तो थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है जो कि बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनता है। और हाइड्रोजन बम बनाने में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के आइसोटोप के साथ साथ लिथियम 6 का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये इतनी चीजें हो जाएंगी, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, राइट, और लिथियम 6 का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। अब चूंकि मैंने बताया था कि जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है वो अत्यधिक उच्च ताप एवं उच्च दाब पर होती है, और इतना उच्च तापमान केवल और केवल कब होता है, जब नाभिकीय क्या हो, विखंडन हो, राइट। तो यहां पर एक एटम बम, राइट, जो परमाणु बम है उसका उपयोग करके हाइड्रोजन बम का जो है विस्फोट कराया जाता है। क्योंकि जब एटम बम का प्रयोग होगा तो एटम बम से, राइट, एटम बम जो है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होता है, और एटम बम के विखंडन से अत्यधिक जो है उच्च तापमान क्या होगा, उत्पन्न होगा। और उस उच्च तापमान पर जो है, उच्च तापमान पर अत्यधिक ऊष्मा और दाब उत्पन्न होगा, राइट, जिस पर जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। और हाइड्रोजन बम जो है भारी ऊर्जा का क्या करेगा, उत्पादन करता है, राइट। तो हाइड्रोजन बम में शुरुआत में एटम बम का प्रयोग करके नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, राइट। और जब एटम बम का विस्फोट होता है तो कुछ ही समय में अत्यधिक ताप एवं दाब उत्पन्न होता है जिस पर नाभिकीय संलयन होता है, और हाइड्रोजन बम में जो है भारी ऊर्जा क्या होती, उत्पादन होता है। अब हाइड्रोजन बम और परमाणु बम को तुलना करें तो हाइड्रोजन बम की जो क्षमता है वो परमाणु बम से 1000 गुना अधिक होती है। अर्थात 1000 परमाणु बम के बराबर में एक क्या होता है, हाइड्रोजन बम होता है, राइट। तो जिस देश के पास में अगर एक हाइड्रोजन बम है तो समझ लो उसके पास में 1000 क्या है, परमाणु बम है। तो इसका प्रभाव जो है वो परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना अधिक होता है। साथ ही साथ इससे जो दुर्घटना का जो क्षेत्र होगा, राइट, वो भी क्या होता है, अधिक होता है। तो हाइड्रोजन का जो बम का जो प्रभाव है या जो प्रभाव क्षेत्र है वो भी परमाणु बम से बहुत क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन एक यहां पर अंतर बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट, कि जैसे हमने देखा कि हिरोशिमा नागासाकी पे 1945 में परमाणु बम विस्फोट हुआ था,
जिसकी वजह से अभी तक वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी है और जिसकी वजह से जेनेटिकली चेंजेस जो है वो बच्चे आज भी वहाँ पर पैदा हो रहे हैं, मतलब उसका प्रभाव आज भी है। और परमाणु बम के जो रेडिएशन है उससे लंबे समय तक प्रभाव रहता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हाइड्रोजन बम की जो प्रभाव है वो कम समय तक रहता है। तो इन तीनों का अंतर अच्छे से समझें। क्षमता की बात करें तो क्षमता में हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक होता है। प्रभाव जो क्षेत्र है वो भी परमाणु बम से अधिक होता है, परंतु इसका जो दीर्घकालीन प्रभाव है, इसका जो दीर्घकालीन प्रभाव है किसका, हाइड्रोजन बम का दीर्घकालीन प्रभाव परमाणु बम के दीर्घकालीन प्रभाव से क्या होता है, कम होता है। अब दुनिया में कुछ गिने चुने देश ही ऐसे हैं जहां जिनके पास में परमाणु बम है, जैसे अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है, और क्या हो जाएंगे, ब्रिटेन हो जाएंगे, जिनके पास में हाइड्रोजन बम है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 2 बार परमाणु परीक्षण हो चुका है और जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण सेकेंड राजस्थान में वो 11 मई 1998 को हुआ था, जिसमें से जो 11 मई 1998 को पोखरण में जो परीक्षण हुआ था उसमें नाभिकीय संलयन पर आधारित परीक्षण भी किए गए थे। इसका मतलब ये है कि भारत ने भी नाभिकीय संलयन पर आधारित जो है परीक्षण को कर लिया है, अर्थात भारत भी जो है अब हाइड्रोजन बम बनाने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। तो ये हमने नाभिकीय संलयन को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।